अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉलर की कमी का शिकार पाकिस्तान और उसके लिए तशवीशनाक खबर। अरशद शरीफ केस में एक अहम पेशरफ्त। इमरान खान आप लोगों को चोर कहता रहा, अब उससे मज़ाकरात के लिए राह हमवार की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान। और आखिर में आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जो मुझ तक मेरे दोस्त ने पहुंचाई है। वो सुनकर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि डॉलर्स की कमी का शिकार पाकिस्तान और उसके लिए कौन कौन सी तशवीशनाक खबरें हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका मज़ीद लग सकता है। देखें, NRO-2 अब मुकम्मल हुआ है। NRO-1 जो था वो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था जब एक तख्ता उल्टा गया, जब टेक ओवर किया गया नवाज शरीफ हुकूमत का, तो उसने एक अवाम में एक नैरेटिव बिल्डअप किया था कि ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, ये करप्ट लोग हैं, ये मुहिब वतन नहीं हैं। जो भी उसने एक बयानिया बनाया था, जो भी था, लेकिन अवाम बाहर नहीं निकली थी नवाज शरीफ के लिए। अवाम को उस वक्त भी पता था कि ये लोग करप्ट हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी वाज़ेह नहीं थीं जितनी अब हैं। उस वक्त मुशर्रफ ने कहा कि ये चोर हैं, फिर कुछ अरसे बाद उनसे मुशर्रफ साहब ने डील की, उनको NRO दिया और उनको मुल्क से बाहर भेज दिया, और ख़ुद वो 10 साल जो इक़्तिदार के मज़े लूटता रहा। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने जो कुछ भी किया मुल्क के लिए, तरक्याती काम भी किए और कुछ गलत काम भी किए। एक तो जो ये ऑपरेशन कराए थे वज़ीरिस्तान में, फिर अमेरिका को अड्डे दिए, पाकिस्तान को तकरीबन 1000 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ, 60,000 जो जानें थीं हमारी ज़ाय हुई, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए और आम जो हमारे सिविलियन थे वो भी शहीद हुए। और पाकिस्तान में एक जंग की सी जो सिचुएशन बन गई थी, उससे पाकिस्तान को काफ़ी सारा जो है नुकसान पहुंचा था और पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हुआ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे। तो अफ़गानिस्तान के जो अवाम है वो इस वक्त पाकिस्तान को नफ़रत की निगाह से देखती है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी सारा जो है ना डैमेज किया था मुशर्रफ साहब ने। लेकिन अंदरूनी जो थे तरक्याती काम वो मुशर्रफ दौर में कुछ अच्छे हुए थे। मुशर्रफ साहब ने दौरान इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को NRO दिया। पहले उसके खिलाफ बयानिया बनाया कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, करप्शन की है, और ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो मुल्क के मफाद में ठीक नहीं है। फिर उनको NRO देकर क्या आपने जुल्म नहीं किया? जो लोग करप्ट थे, उस वक्त करप्शन कर रहे थे, उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, तो आपने एंकर मुल्क और पाकिस्तान की अवाम का अच्छा सोचा, उसका नुकसान नहीं किया। NRO दिया, उसका नुकसान ये हुआ कि वो फिर एक बार फिर मुल्क पर मुसल्लत हुए 2013 के इलेक्शन में, और फिर उन्होंने करप्शन की, लूट मार की, उनकी करप्शन को हाईलाइट किया, उन पर मुकदमात कायम किए, उन पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, मुल्क का लूटा हुआ पैसा शायद वापस आ जाता। फिर हमारी एक क़यादत ने फिर उनको जो है ना इमरान का तख्ता उलटकर और NRO-2 जो है ना उसकी राह हमवार की गई। अब फिर हमारी क़यादत ने उन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जिनके खिलाफ दर्जनों केसेस हैं और फर्द जुर्म ऐद होनी थी। अब आते ही उन्होंने क्या किया? NRO-2 मुकम्मल किया। 1 जो मुकम्मल हुआ था उसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ था कि मज़ीद पाकिस्तान की जो साख है, पाकिस्तान की जो जड़ें हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए मज़ीद फिर उनको दोबारा एक बार फिर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानी अवाम के जो 1100 अरब रुपए थे वो हड़प हो गए। एक बंदा हड़प करके वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो मुल्क छोड़कर चला गया, अब इनको हम पर मुसल्लत करके चला गया है। अब हमारी इकोनॉमी पर, हमारी मईशत पर जो वर्ल्ड बैंक हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रिपोर्ट क्या पेश कर रही हैं?
डॉलर्स की कमी के शिकार पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक खबर। आलमी बैंक ने तरसीलात ज़र का हुजम 30 अरब डॉलर से कम हो जाने की पेशगोई कर दी। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को तरसीलात में 7.3% तक कमी हो सकती है। ये हैं जी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता साल के 31 अरब डॉलर के मुकाबले में 2022 में 29 अरब डॉलर की तरसीलात होंगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जनवरी और सितंबर के दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 36% कमी हुई है। और अब ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को दलदल से निकाला है। यानी तहरीक इंसाफ, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे इमरान खान साहब, वो मुल्क की मईशत को जो है उसका बेड़ा गर्क कर रहे थे, अब आकर इन्होंने निकाला है। हालांकि तहरीक इंसाफ दौर में जो वर्ल्ड बैंक था और IMF भी अब बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को डील करता रहा है और उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने भी रिपोर्ट शाये की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो 6% थी या उसके बिल्कुल करीब थी। अब जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिपोर्ट शाये कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है उसका जो गिराफ है वो गिर रहा है, तेज़ी से गिर रहा है। वाज़ेह रहे कि रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह में पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक मुकीम पाकिस्तानी से मसूल होने वाली रकूम की तफसीलात आलमी बैंक की पेशन गोई को दुरुस्त साबित कर रही हैं। ये जो रेमिटेंसीज हैं ना, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, क्योंकि उससे भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ से डॉलर्स आते हैं, रियाल आते हैं, तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है। उससे पाकिस्तान भी जो है ना वो उनके जो है ना अहल खाना तक रकूम पहुँचती हैं, तो रेमिटेंसीज भी कम हुई हैं। रेमिटेंसीज कम होने से पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर असर पड़ता है। रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह में रवां माली साल के दौरान बैरून ममालिक मुकीम जो पाकिस्तानी मेहनत कश हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम रकूम वतन भेजी हैं। और ये होता है नो कॉन्फिडेंस, इत्माद का ना होना। अब वो इस हुकूमत को रकूम भेजना ही नहीं चाहते। उन्होंने बाइकाट किया हुआ है जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और वही टोला जिनको मार्शल लॉ का सामना रहा है इस बुनियाद पर कि ये करप्ट लोग हैं, ये करप्शन करते हैं, ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं। फिर अब उनको जो है ना एक जनाब, एक मोहतरम साहब, एक ताकतवर मोहतरम साहब जो है ना हम पर बिठा कर गए हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, उनके हुकूक भी इन्होंने मारे हैं। वोट का हक जो है वो छीन लिया, क्योंकि जो EVM मशीन थी अगर वो इस्तेमाल होती तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो वोट कास्ट कर सकते थे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जो पाकिस्तान में एक क़यादत लाने के लिए। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनके हुकूक जो हैं वो छीन लिए हैं। अब उन्होंने जो है पैसे भेजना, रकम भेजना पाकिस्तान में अब कम कर दी है काफ़ी सारे लोगों ने, तो उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर असर पड़ रहा है। वज़ारत खाना की जानिब से रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह जुलाई ता अक्टूबर 2022 के दौरान मौसूल होने वाली तरसीलात की तफसीलात हाल ही में जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक रवां माली साल जुलाई से अक्टूबर तरसीलात 8.6% कम हुई हैं। और यही चीज़ इमरान खान साहब कहता था कि आप इस रिजीम चेंज को रोकें, ये करप्ट टोला है, अवाम इन पर इत्माद भी नहीं करेगी। अगर आप उनके साथ हैं तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं कोई और प्लान जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, मैं उस पर अमल करूं। और दूसरा प्लान यही था कि इमरान खान ने कहा कि अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन में आप सहूलतकार बनते हैं तो मैं फिर अपनी आवाम के पास चला जाऊंगा। और रिजल्ट आपने देख लिया, वो आवाम के पास चला गया, आवाम ने उसको जो है ना इज्जत दी, मकाम दिया, बाहर निकले, एहतजाज में हिस्सा लिया उन्होंने। ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है इमरान खान का कि गुज़श्ता जो 6-7 महीने हैं इसमें तकरीबन उन्होंने 75 जलसे किए हैं, और कामयाब जलसे, एक तो होते हैं कि नाकाम। अब इनकी हालत ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की कि अगर ये जलसे भी करें तो शादी हाल बुक करते हैं, अवाम नहीं आती। ये हाल है अब इन करप्ट टोलों का। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर तरसीलात 10.8 अरब डॉलर, जबकि रवां साल 9.8 अरब डॉलर रही। यहाँ ये याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई
3 سالوں میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ یہ ایک نیوٹرل نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ سیم ٹو سیم آپ تک پہنچے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ترسیلات زر کا جو حجم تھا وہ 19 ارب ڈالر پر چھوڑا گیا تھا، جسے تحریک انصاف نے 3 سالوں میں 31 ارب ڈالر تک جو ہے نا لے گئی تھی۔ 19 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ انڈسٹری جو تھی پاکستان کی وہ ٹوٹلی چل چکی تھیں۔ جو بزنس مین تھے، جو انویسٹمنٹ کرنے والے تھے، انویسٹر، ان کو ان پر کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا۔ کرونا کی وجہ سے پاکستان پر تھوڑا مشکل وقت آیا تھا، لیکن اچھے سے ہینڈل کیا عمران خان نے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی یہ ترقی، یہ خوشحالی۔ ارشد شریف کیس میں ایک اہم پیش رفت، اور آج ایک سماعت بھی تھی، تو ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ بھی شریک ہوئیں، وہ بھی آپ تک رپورٹ پہنچاتے ہیں، اور یہ ہے کہ اچھا فیصلہ ہے۔ آج خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، اور اس پر مکمل جو حکومت کی جو JIT حکومت نے بنائی تھی اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ ہمیں نہیں لگتا، یہ میں خود سے ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ شاید سپریم کورٹ کو نہیں لگتا تھا کہ وہ صاف شفاف جو ہے نا انکوائری کرتی۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمر عطا بندیال صاحب نے اس JIT کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید وہ اپنی نگرانی میں، کیونکہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو لیٹرز ہیں وہ لکھے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ارشد شریف کیس میں سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے کر صاف اور شفاف جو ہے نا تحقیقات کرائے۔ تو آغاز ہو گیا ہے، اور 43 ڈیز کے بعد، آفٹر 43 ڈیز، تو سپریم کورٹ نے FIR کا بھی کل حکم دیا تھا۔ تو مزید اس سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق آج خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج خود نوٹس پر سماعت کر رہا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ، سیکرٹری داخلہ، IG اسلام آباد، سیکرٹری اطلاعات، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، DG FIA بھی عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے آغاز پر صحافی نے شکایت کی کہ پولیس نے ارشد شریف کی والدہ کے ساتھ درست رویہ نہیں اپنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کو عدالت میں زحمت پر ہم معذرت خواہ ہیں، اور یہاں ارشد شریف کی والدہ جو صاحبہ ہیں وہ اب دیدہ بھی ہوگی، کیونکہ ان کی جو حالت غیر ہے، ایک اتنا بڑا دکھ، ایک بیٹا جو آرمی میں شہید ہوا اور دوسرا بیٹا جو ہے صفاقانہ طریقے سے جو ہے نا اس کو بےایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ اور جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس میں بھی ایک اہم انکشافات ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اس کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے تھے اس کی وجہ سے یعنی وہ مجبور ہو گیا پاکستان چھوڑنے پر، اور دبئی سے بھی اس کو ڈیپورٹ کروایا گیا زبردستی کہ یہاں سے نکلے، کیونکہ وہ باقی ملکوں کی نسبت جو دبئی ملک ہے وہ سیف ہے، وہاں کسی کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے اس کو مجبور کروایا گیا کہ وہاں سے جو ہے نا اس کو نکلوایا جائے وہاں سے۔ یہ بھی فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس میں رپورٹ بنائی گئی ہے، تو وہ بھی اس کا بھی جائزہ لے رہی ہے سپریم کورٹ، اور ارشد شریف کی والدہ کے بھی جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور اس پر عمر عطا بندیال صاحب سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ صاف اور شفاف جو انکوائری ہے، تحقیقات ہیں وہ کرائی جائیں، تاکہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کا جو مجرم ہے، جو بھی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مزید جج صاحب نے کہا کہ ویل چیئر کے لیے لفٹ تبدیل کر رہے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کا بھی موقف سنیں گے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی احکامات پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جس کا میں آپ سے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں بھی بہت بڑے انکشافات ہیں، اور مزید جو ہے صاف اور شفاف تحقیقات جو ہیں وہ انشاءاللہ عمر عطا بندیال صاحب کی زیر نگرانی ضرور ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے ایک بیان درمیان میں ایک پوائنٹ ڈالا تھا کہ وہ اب جو ہے نا ان کو تحفظات شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کا ساتھ دیا، حکومت مطلب نون لیگ یا پیپل پارٹی کا ساتھ دیا، میں رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنا، حکومت کو چلتا کیا، تختہ الٹا، عمران خان کو ڈی سیٹ کیا، جو کہ دیرینہ خواہش تھی مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ عمران خان دور میں ہی، عمران خان کے آنے کے بعد ہی
मौलाना फजल रहमान पहली दफ़ा पार्लियामेंट से आउट किए गए थे। तो जाहिर है उनको दुख बहुत बड़ा था। अब वो बहुत खुश हैं। अब उनको ना महंगाई नज़र आती है, ना डूबती हुई मईशत, ना अवाम की बदहाली, ना गुर्बत की लकीर, और ना ही पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है वो नज़र है, क्योंकि उनका बेटा इक़्तिदार में है। वो 5 महीने या 8 महीने या 10 महीने जितने भी हैं वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। अब कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उल्टा मौलाना फजल रहमान ईमानदार साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान दौर में मुल्क डूब गया था और उसको बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान का तख्ता उलटना नागुज़ीर हो गया था। आपको याद है मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया था कि फ्रांस का सफ़ीर निकलना अब तय है। अब शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब फ्रांस का सफ़ीर निकलना तय नहीं है और ना ही इंडिया का सफ़ीर निकलना तय है। ये हैं अब हमारे उलमा। और आखिर में वो स्टोरी आपको सुनकर आपके इल्म में इजाफा होगा जो मुझे मेरे दोस्त ने सेंड किया है। 90 वर्ष के ज़ईफ़ आदमी के पास पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पा रहा था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया, क्योंकि 2-3 महीने से बेचारा वो मकान का किराया नहीं दे पा रहा था। तो मालिक मकान आया, तैश में आया गुस्से में, और उसको जो है ना मकान से बाहर निकाल दिया। और उसके बर्तन भी थे कि टूटे फूटे भी थे, पुराने भी थे, जिनमें वो खुद अकेला शख्स था, बुज़ुर्ग था। उसमें चाय वगैरह बनाता होगा या अपने खाने पीने की जो होती हैं वो इस्तेमाल में लाता होगा। तो मालिक मकान है बुज़ुर्ग को बाहर निकाल खड़ा किया, और वो जो बर्तन थे और चारपाई और कुछ दीगर छोटा थोड़ा सामान वो भी बाहर उसको फेंकना शुरू कर दिया। अब वो बुज़ुर्ग बेचारा बेचारगी की भरपूर तस्वीर बना सामने फुटपाथ पर बैठा था। ये अहमदाबाद शहर के आम से महल्ला का वाक़या है। महल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए कि शायद उनको इल्तिजा करें कि फ़िलहाल उनको बैठने दें, क्योंकि बुज़ुर्ग है, उसका बाली वारिस तो कोई है नहीं तो उसको कोई फुटपाथ से उठाकर अपने घर ले जाएगा, या जैसे बहू दामाद या बेटे बेटियां, तो ऐसी किसी किस्म का उसके पास कोई सहारा नहीं था इस दुनिया में। तो उन्होंने मालिक मकान से इल्तिजा की, मिन्ना समाजत की कि आप इसको जो है ना 1-2 महीने के लिए फिल वक्त बैठने दें, जगह दे दें मकान में, वो आपको दे देगा मकान का किराया। इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुजरा। उसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया, और उस अखबार रिपोर्टर ने उसकी तस्वीरें बनाई कि मैं एक स्टोरी पोस्ट करूँगा, हो सकता है शायद किसी को तरस आ जाए, और हो सकता है कि वो हुकूमत की आंखें जो है ना हुकूमत को जगाना चाहता हो। और उसने जो है ना अपने जो चीफ़ एडिटर होता है उसको ये तस्वीरें दिखाई, और चीफ़ एडिटर जो था वो तस्वीर देखकर हैरान हुआ और उस रिपोर्टर से पूछा, क्या तुम इस बुज़ुर्ग को जानते हो? तो उसने कहा कि मैं तो इसको नहीं जानता, इसमें कौन सी ऐसी कोई गैर मामूली बात है कोई इसको जानना चाहेगा? तो उसने कहा कि ये भारत का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है। तो रिपोर्टर हैरान हुआ और चौंक गया कि इतनी बड़ी शख्सियत अब फुटपाथ पे बैठी है। तो जो रिपोर्टर था वो तो समझ रहा था कि कौन सी इसमें ऐसी कोई गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे। उसे तो महल्ले वाले भी नहीं जानते, एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, कपड़े भी धोता है, मामूली से घर में झाड़ पूछ भी खुद करता है, इसको किसने भला जानना है? तो एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि यह हिंदुस्तान का 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है और इसका नाम गुलज़ारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरा से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म और इस बदहाली में। खैर अगले दिन अखबार छपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये जिसको हम मामूली सा एक बुज़ुर्ग समझ रहे थे, जिसको हम यानी कि उसको कदर की निगाह से भी नहीं देखते थे, तो वो हैरान रह गए ये जानकर कि ये मुल्क हिंदुस्तान का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है और अब इस वक्त कितनी बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर इस खबर के छपने पर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलज़ारी लाल की मुफलसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई जो वज़ीर इस महल्ले में पहुँच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार महाना वजीफ़ा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दें। मगर गुलज़ारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया और बोला कि किसी भी तरह के सरकारी सहूलत पर उसका अब
कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल उस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर ले। साबका वजीर आजम ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि उसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है तो गुलजारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फैज हो चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि उसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कौन है, वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। इंडिया में कई ऐसे बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे कुछ भी नहीं है मगर इस सतह की सादगी की अमली मिसाल मगर हमारे यहाँ ढूंढना नामुमकिन है। और हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उसकी बदहाली देखें, उसकी बीमारियां देखें, उसके ना स्टंट हैं, ना दिल के वाल्व हैं, ना गुर्दे काम कर रहे हैं, ना दिमाग काम कर रहा है, शरियाने बंद हैं, आंखें बंद हैं, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट उनके हैं, 30-40 मिलें भी हैं रहने के लिए उनके, जो यानी कि पाकिस्तान में भी उनके कई हज़ारों जो कनाल हैं, हज़ारों कनाल में उनके घर हैं, अयाशियाँ, मौजें। अब उनके बेटे पोते पोतियाँ दोहतियाँ बल्कि उनकी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठ कर खा सकती हैं। और पाकिस्तान का ऐसा कोई सियासतदान माजी में नहीं गुजरा कि जिसने अपने एसेट्स ना बनाए हों, असासे ना बनाए हों। वाहिद इमरान खान था जो 3.5 साल में जिसके घर की कंडीशन 3.5 साल या 4 साल पहले थी अब भी वही है। जो उसको गिफ्ट मिले थे तोशाखाना से, वो टैक्सेस पे करके उसने वो गिफ्ट खरीदे, फिर उनको बेचकर वही बनी गाला की उसने सड़क बनवाई। ये भी हमारा वज़ीर आज़म है, रह चुका है 3.5 साल। लेकिन ये है कि साबका जो वज़ीर आज़म जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं उनसे कदरे बेहतर है इमरान खान, इसलिए अवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन हमारे जो गुलजारी लाल नंदा साहब हैं यानी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और बाकी जो पिछले गुजर चुके हैं, वो अब उनकी हालत का आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं, उनकी रिहाइश से, उनका खाना पीना, उनकी तर्ज ज़िंदगी से। तो नाज़रीन, ये हकीकत पर मबनी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।